अस्सलाम वालेकुम। इन G201 का सीरीज़ हमने शुरू किया है और इससे पहले हम 4 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 से लेकर 11 तक ये सारे लेक्चर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में है कि किस तरह आप अपनी कम्युनिकेशन को मौसर बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप अपना कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाओगे तो उसके लिए आपको 2 तरह की टेक्निक इस्तेमाल करने होंगे, जिसमें है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव और 7 C's। इसमें जो पहले 2 लेक्चर है 5 एंड 6 वो है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और फिर 7, 8, 9, 10 एंड 11 लेक्चर जो है वो 7 C's के बारे में। तो ये जो लेक्चर है 5 से 11 तक, या ये जो 2 टॉपिक है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स और 7C, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूँ इस पूरे कोर्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही लेक्चर्स हैं, और सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन MCQs वगैरह सब इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो लिहाजा ये आपको बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 5 और 6, जो कि होगा डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी जो 5 लेक्चर है 11 तक उसको हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ख़ास मकसद, क्या पर्पज़ है आपका। आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको लाजमी डिफ़ाइन करना है। तो डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ये बात अहम है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर रहे हैं कम्युनिकेशन करते वक्त। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव है अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद द ऑडियंस एनालिसिस। इससे पहले हम लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ऑडियंस एनालिसिस। हमें जब कम्युनिकेशन करनी है तो हमें अपने ऑडियंस की तरफ देखना है, उसको मुतवज्जह होकर उसको जहन में रख कर हमें कम्युनिकेशन लिखना है या तैयार करना है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो डेफिनेट हो, आपने डिफाइन किया हो, तो इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है, लिंक बनता है आपका और ऑडियंस का। ये एक एप्लीकेशन देख ले, जैसे हम अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वो हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में नज़र आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव। ये आपका ऑब्जेक्ट है जो क्या यहाँ पे आपने लिखा है, और यहाँ से पूरा जो मैसेज है वो कलेक्ट हो जाता है और वो कन्वे करने में और या समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेट ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है। इस तरह हमें अपने हर लेटर में, हर एप्लीकेशन में इस तरह डेफिनेट ऑब्जेक्टिव लिखनी है ताकि रीडर को आसानी हो। अभी जो हमारा डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है या पर्पज़ है, या हम जिस मकसद के लिए अपना लेटर लिख रहे हैं, तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक है एक्सप्लिसिट पर्पज़ और दूसरा है इम्प्लिसिट वे में अपना पर्पज़ लिखना। अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है या अपना जो मकसद है वो किसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिख लिया, साफ सुथरा लिख लिया, तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लिखने का स्टाइल है, इस स्टाइल को हम एक्सप्लिसिट पर्पस कहते हैं। जैसे कि अभी हमने अपने एप्लीकेशन में देखा, क्लियरली अल्फाज में लिखा है कि मैं छुट्टी चाहता हूँ, तो ये आपका जो तरीका है लिखने का ये है एक्सप्लिसिट पर्पस। और इसके बरक्स अगर आपने अपना जो पर्पज़ है, मकसद है, वो किसी डॉक्यूमेंट में या कम्युनिकेशन करते वक्त क्लियरली बयान नहीं किया, क्लियरली स्टेट नहीं किया, तो उसको हम कह सकते हैं इम्प्लिसिट पर्पज़। यानी इम्प्लिसिट का जो हम अगर सिनोनिम लिखे तो ये हिडन। आपका डॉक्यूमेंट में आपका मकसद जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन वो हिडन है, वो ज़ाहरी तौर पर वो नज़र नहीं आ रहा, वो और बातों में छुपा हुआ है। और अगर कोई ज़हीन बंदा आपका वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है तो वो बातों से आपका मकसद निकाल सकता है। तो ये सब पर्पज़ लिखने के स्टाइल को हम पहले कहते हैं इम्प्लिसिट पर्पज़। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने वाले साहब को बोलते हैं मुझे 1000 रुपये दे, तो आपने अपना मकसद डायरेक्टली क्लियरली बता दिया, ये है एक्सप्लिसिट पर्पज़। और अगर आप अपने फ्रेंड से कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाइक थोड़ी देर के लेते हैं, तो आप उससे पहले फ़ोन करते हैं, भाई कहाँ हो, खैरियत से हो, और घर में सब खैरियत हैं, और फिर ऐसा ऐसा बोलोगे कि आपकी बाइक बहुत अच्छी है, उस दिन हम गए थे, वो बहुत अच्छा सफ़र किया था हमने। इस तरह आप बातों बातों में अपना मकसद जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो तरीका है ये है इम्प्लिसिट पर्पज़। यहाँ पे आप अभी सोच ले, इस मिसाल के अंदर यहाँ पे जो हिडन लफ्ज़ है बिल्कुल फिट आ रहे हैं, बातें तो और कर रहे हैं लेकिन मकसद जो है वो अपना साथ साथ बता रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, एक्सप्लिसिट पर्पज़ किसके लिए इस्तेमाल होगा। आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, या कोई हिदायत देते हैं, या किसी रीडर को परसूट किसी मोटिवेट करते हैं, या किसी को किसी काम करने से मना करते हैं, तो इन मकसद के लिए आपको अपना पर्पज़ जो है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना होगा, एक्सप्लिसिट स्टाइल में लिखना होगा।
अच्छा, ये जो 4 पॉइंट है इसके भी थोड़े-थोड़े मिसाल लिखते हैं। अगर आप किसी से इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दुकान आज बंद रहेगी, तो ये आप डायरेक्टली एक्सप्लिसिट वे में यहाँ पे स्टाइल आ रहा है, इंस्ट्रक्शन हिदायत दोगे तो इसका मतलब है कि कल आपको टाइम पे आना है। ये भी आप डायरेक्टली अपना मकसद बयान कर रहे हैं और परसूट द रीडर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। आप लें कि ये मेडिसिन ना ले क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है, तो ये भी आप अपना मकसद डायरेक्टली बता रहे हैं। और लास्ट में टू एनेक्ट, एनेक्ट का मतलब है किसी चीज़ से या किसी काम से किसी को प्रोहिबिट करना, मना करना। तो जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलोगे कि आज से मेरी बाइक जो है वो नहीं लेनी, तो आप इसको अपनी चीज़ से मना कर रहे हैं, तो ये भी आपने मकसद आप डायरेक्ट बता रहे हैं। लेकिन इस तरह कोई सिचुएशन है जैसे कि इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, परसुएशन, प्रोहिबिशन, तो इन सिचुएशन में आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ है, वो एक्सप्लिसिट वे में लिखना है। और इम्प्लिसिट वे कब लिखनी है? किसी से आपको रिलेशनशिप, रिश्तेदारी बनानी है, दोस्ती बनानी है, तो उसको आप बातों बातों में लोगे और इस तरह उसके साथ रिश्ता बनाओगे। सेकंड नंबर पे टू क्रिएट ट्रस्ट, और अपना ट्रस्ट किसी के जहन में बनाते हैं, तब आप ये वाला पर्पज़ जो है इम्प्लिसिट तरीका इस्तेमाल करोगे। और अगर आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड एक्शन है, तो वहाँ भी आप इम्प्लिसिट पर्पज़ यूज़ करेंगे। तो नंबर 2 है राइट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीडर। रीडर की खसूसियात पर या रोल ऑफ रीडर, रीडर के क्या रोल है उसके ऊपर नोट लिखे। तो रीडर के मेनली 3 रोल है: डिसीजन मेकर, एडवाइसर एंड इम्प्लीमेंटर। एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मेनली 3 ग्रुप आप बनाओगे: डिसीजन मेकर, एडवाइसर और इम्प्लीमेंटर का। इसको मैं आपके लिए बहुत आसान करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एडवाइसर का रोल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक ख़ास सिचुएशन आ गया, कोई मसला आ गया, तो सबसे पहले उस मसले की जांच पड़ताल, उसके लिए मालूमात इकट्ठा करना, ये काम होगा एडवाइसर का। तो एडवाइसर जाके उस मामले को देखेगा और सारा जो डिटेल है उसको कलेक्ट करेगा, फिर उसको कन्वे करेगा डिसीजन मेकर के साथ। तो डिसीजन मेकर ये भी एक ग्रुप होगी लोगों का, और वो फैसला करेंगे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और डिसीजन मेकर ये फैसला करेगी और फिर ऑर्डर करेगी इम्प्लीमेंटर को। जो फैसला डिसीजन मेकर करेगा वो फैसला सुनाएगा इम्प्लीमेंटर को, वो काम इम्प्लीमेंट करेगा, उस पर एक्शन लेगा। इसका एक मिसाल देखते हैं। एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत बड़े तादाद में कुछ टेबलेट एक्सपायर हो गए हैं। तो सबसे पहले टेबलेट कब एक्सपायर हुए हैं, कितने एक्सपायर हुए हैं, कौन कौन से एक्सपायर हुए हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एडवाइज़र, और फिर ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा डिसीजन मेकर के साथ। अब डिसीजन मेकर एक ग्रुप होगी लोगों की, वो बैठ जाएगी और इस पर डिस्कशन करेगी, क्या इसको अब मार्केट में बेचना चाहिए या इसको ज़ाया करना चाहिए, या फिर ये रिन्यू हो सकते हैं, या इसको फेंकना चाहिए। तो ये बहुत मशवरे हो जाएंगे, फिर कोई एक फ़ैसला आएगा, डिसीजन आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मशवरा आया कि इस गोली को अब फेंकना चाहिए, तो वो बात करेगी किसको, इम्प्लीमेंटर को, और वो इम्प्लीमेंटर एक ग्रुप होगी, वो सारी दवाइयाँ कलेक्ट करके फेंक देंगे। तो ये 3 रोल है मेनली एक कंपनी में लोगों का या रीडर का। यहाँ पे इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं, आपको मेरे ख्याल से समझ आया होगा, लेकिन एक दफ़ा पढ़ते हैं कि इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा है। डिसीजन मेकर, द डिसीजन मेकर्स रोल इज टू से हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट व्हेन फेस विद अ पार्टिकुलर सिचुएशन। एडवाइसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर द डिसीजन मेकर। इम्प्लीमेंटर कैरी आउट द डिसीजन दैट हैव बीन मेड। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ रीडर। मेनली हमारे पास 3 टाइप्स है रीडर का: फैंटम रीडर, फ्यूचर रीडर और कॉम्प्लेक्स रीडर। फैंटम रीडर क्या है? दीज रियल बट अननेम रीडर आर कॉल्ड फैंटम रीडर। ऐसे रीडर जो आप नहीं जानते, उसका कोई नाम नहीं है, रियल है, हकीकत में वो आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है, लेकिन वो अननेम है, तो इसको हम कहते हैं फैंटम रीडर। फॉर एग्जाम्पल आपने ख़त किसी एक के लिए लिखा है और पढ़ कोई और रहा है, तो ये जो कोई और पढ़ रहा है इसको हम फैंटम रीडर कहते हैं। सेकंड नंबर पे है फ्यूचर रीडर, और ये है मुस्तकबिल की रीडर। फॉर एग्जांपल आपने आपका जो बेटा है वो छोटा है और इसके नाम आपने ख़त लिखा है, तो अभी वो ख़त नहीं पढ़ सकता, लेकिन 20-22 साल बाद वो अगर वो ख़त पढ़ ले तो ये होगा फ्यूचर रीडर। और थर्ड नंबर पे है कॉम्प्लेक्स रीडर, पेचीदा रीडर। कॉम्प्लेक्स रीडर आर द रीडर कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप with widely varying background and responsibility, each with different agenda, each with different way of function and communication. कम्प्लेक्स रीडर का ये मतलब है कि जिसमें डाइवर्सिटी,
वेरिएशन पाए जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई लिस्ट बनाई और मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर बाँटा, तो हर किसी के बैकग्राउंड अलग है, हर किसी का माइंड अलग है, कोई ज़्यादा नॉलेजेबल है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, तो ये मुख्तलिफ डाइवर्सिटी पाई जाएगी आपकी रीडर में। तो इस सारी रीडर को ऊपर हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रीडर। तो ये 3 क्वेश्चन इस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको वन लाइन एमसीक्यूज बताऊंगा जो कि आपका लेक्चर भी कवर करेगा और आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन नॉट ओनली convey information but also establish a relationship between a speaker and listener or a writer and reader. Scientific and technical writing is based on precision. Scientists, engineer and manager often use writing to create permanent record of their thought and action. Consequently, technical communication often more effective when it is written down. Make important observations, suggestion, objection in writing. Reader of technical writer are often busy people. When defining your objective, start by defining the final result you want from your communication. Reader perform task of locating, understanding, and using information in many ways depending on the situation. At a general level, all tasks are the same for all reader. Each reader is यूनिक। ये कुछ सेंटेंस थे जो एमसीक्यूज पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार मेरे मुंह से सुनोगे तो जब एमसीक्यूज आएगा तो डेफिनेटली आपसे गलत नहीं होगा। तो ये एक लाइन एमसीक्यूज जो हमारे शार्ट क्वेश्चन से या जो लॉन्ग क्वेश्चन से जो हमारे कॉन्सेप्ट से टॉपिक से रह जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे वन लाइन एमसीक्यूज के शक्ल में आपको सजेस्ट करता हूँ। हमेशा की तरह इस लेक्चर्स में भी जो पास एमसीक्यूज है 4 वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, उसको देख लिया, उसका आंसर करें। अगर आपने सी आंसर दिया तो मतलब ये आपको इस मेरे लेक्चर की समझ आई है। अगर आंसर सही नहीं कर सकते, ये नहीं आता, तो लेक्चर दोबारा से सुने और इंशाल्लाह आप सही तरीके से आंसर करेंगे और कमेंट सेक्शन भी बताएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। अल्लाह हाफिज़।